हम लोग आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी इस पर बात करने वाले हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमेशा हर अधिनियम की होती रही, क्योंकि पहला प्री में जो सवाल बनता है वो अक्सर उद्देशिका से ही बन जाता है कि किसी भी अधिनियम को पारित क्यों किया गया, और जो अधिनियम के ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होते हैं, उद्देश्य एवं कारण, यानी किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया और कोई भी अधिनियम क्यों बनाया गया, ये दो बातें ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में लिखी होती हैं। क्योंकि कोई भी अधिनियम विधायिका खाली नहीं बैठी कि इसलिए बना दिया जाए। अभी कल परसों कोई हमसे कह रहा था कि साहब कोई बदलाव सीआरपीसी और एविडेंस में नहीं किया, हमने कोई नहीं किया। बोले कोई नहीं किया, तो हमने कहा हम तुम्हें दिखाई देते बदलाव, और ये हमें बता दो कि ये जो बदलाव तुम देखोगे इसका प्रभाव क्या है और ये बदलाव क्यों हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट हमने उठाया, द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस जहां पर परिभाषित है वो उठा दिया, और मैंने कहा देखो इसमें लिखित स्वीकृति और मौखिक स्वीकृति दोनों को सेकेंडरी में ले आए। तो बोले हाँ ले आए, तो इसमें क्या है, सेकेंडरी हो गई। तो हमने कहा ये तो पहले से भी ग्राह्य थी और पहले तो प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ग्राह्य थी, ठीक है। फिर आखिर यहां सेकेंडरी एविडेंस में इसे स्थान क्यों दिया गया, बोले दे दिया गया। तो कानून में कोई भी बात सिर्फ इसलिए कि वो कर दी गई है इसलिए नहीं होती है, ठीक है। उसका कोई निश्चित उद्देश्य रहता है। विधायिका कोई खाली नहीं बैठी कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम इसलिए अधिनियम बना दिया जाए। तो अगर उसने बीएनएस बनाई है, आईपीसी को रिपील किया है, तो कोई कारण होगा जिस वजह से ऐसा किया गया, और विधायिका ने ऐसा क्यों किया, ये वो उद्देश्य और कारणों संबंधी कथन में बताती है। तो जब उद्देश्य और कारणों संबंधी कथन आप देखेंगे तो उसमें सबसेक्शन 4, सेक्शन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सेक्शन तो एक्ट के भीतर होते हैं। उद्देश्य और कारणों संबंधी कथन में जो कथन संख्या 4 है उसमें विधायिका बता रही है कि उसने आईपीसी को रिपील क्यों किया और उसने भारतीय न्याय संहिता इसका अधिनियमन क्यों किया। जो कथन संख्या 3 है वो भी इसका जिक्र कर रही है, और कथन संख्या 3 कह रही है लास्ट में कि तदनुसार समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनसे परामर्श करके इस संहिता को तैयार किया गया। यानी नागरिक केंद्रित अप्रोच, दंड केंद्रित नहीं। जो बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को शुरू करने से पहले हमने कही थी और वही बात अब यहां आएगी। दंड पर इन्फेक्शन नहीं है। जो कॉलोनियल एज है, जब आईपीसी बनी कब 1833, वहां फर्स्ट क्लास कमीशन आया था और आईपीसी का ड्राफ्ट 1837 इसमें दिया, और 1837 के बाद वो 1860 तब लागू हुई। तो वहां पर जो जोर है विधायिका का काहे पर, दंड पर है।
केंद्र में नागरिक नहीं है और नागरिक से उन्हें कोई मतलब हो भी नहीं सकता था। उन्हें इस देश पर शासन करना था, इसलिए उन्होंने दंड पर जोर दिया और उन्होंने भारतीय दंड संहिता इसका अधिनियमन किया। और भारतीय दंड संहिता जो नाम है, यह अथॉरिटी इसे भी दर्शित करता है। यानी दंड देने के संबंध में हम सशक्त हैं, इसलिए हम भारतीय दंड संहिता को अधिनियमित कर रहे हैं। यह भाव, यह भी इस नाम से प्रकट हो रहा है। और जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, यह सभी क्षेत्रों में दिखना चाहिए। और यह कार्यपालिका इसका प्रथम कर्तव्य है कि वो ये दर्शित करे, वो ऐसी स्थिति निर्मित करे कि जिसमें यह दिखाई दे कि वाकई हिंदुस्तान ने सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। और यही कारण था, आप लोगों ने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में, तो उसमें जो इंग्लैंड की विधायिका का नाम आता था उसको अमेंडमेंट करके हटाया और जो शब्द प्रयोग किया, उस शब्द प्रयोग से भी जो अर्थ है उसमें कोई भिन्नता नहीं आई। आज भी माना यही जाएगा कि जो सांसद हैं, ये जो संसद के विशेषाधिकार हैं, वे ही हैं जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त है। लेकिन इस भाव के शब्द वहां से हटाए गए। तो जब उस भाव के शब्द वहां से हटाए गए और नवीन शब्द प्रयोग वहां पर हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर दूसरे देश की विधायिका का नाम आता था उस संविधान संशोधन से पूर्व, तो यह स्थिति आईपीसी के क्षेत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां भी होनी चाहिए थी। आपको इस प्रकार का नाम और इस प्रकार की संहिता विकसित करनी चाहिए जो इस बात की सूचना दे कि न सिर्फ हम स्वतंत्र हुए, बल्कि हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। और जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई तो मीनिंग देयर बाय हमें अपनी गतिविधि के केंद्र में हर वक्त जिसे रखना चाहिए वो भारत का नागरिक, इसी को रखना चाहिए। और किसी पर आपराधिक आरोप लग जाने मात्र से वो भारत का नागरिक होना सीज नहीं कर देता, वो रहेगा भारत का नागरिक। और अपराध से जो पीड़ित है वो भी भारत का नागरिक, दोनों ही भारत के नागरिक हैं। इसलिए जो आपराधिक विधियां हैं उनके केंद्र में भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि केवल सीआरपीसी, उसी को कहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, केवल आईपीसी, उसी को कहा भारतीय न्याय संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम सच वही है जो पहले था, क्योंकि जहां जरूरत है वहीं परिवर्तन किया जाना चाहिए। जहां आवश्यकता नहीं है वहां सिर्फ इसलिए कि वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन किसी और ने इनेक्ट किया है, इसलिए हम उसमें कोई संशोधन करें तो कमोबेश हम उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां रंग भेद को मान्यता देने वाले लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि कोई भी चीज हम इसलिए नहीं स्वीकारेंगे दूसरों की क्योंकि हम जातीय तौर पर श्रेष्ठ हैं, हम आपका गोरे लोग हैं, इस प्रकार की उनकी बात है। तो अगर हम सिर्फ इसलिए कोई चीज बदले कि वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर
वैचारिक धरातल पर हम उन्हीं के बराबर खड़े हो जाते हैं, तो हम हर चीज नहीं बदलेंगे। हमने भारतीय संविदा अधिनियम नहीं बदला, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं बदला, ठीक है, क्योंकि उनके नामों से कोई ऐसी बात ध्वनित नहीं होती। भारतीय संविदा अधिनियम है, संविदा विषयक विधि को वर्णित करता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि को अधिनियमित करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता यह नाम है, तो ये तो आपराधिक न्याय प्रशासन की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। इससे तो ऐसा लगता है कि आपने दंड देना निश्चित कर लिया है और अब मात्र जो कुछ आप करने वाले वो दंड देने के लिए प्रक्रिया इसको चलाने वाले हैं, क्योंकि ये तो दंडित न्याय प्रशासन की जो मूल अवधारणा है उसी का विरोध कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ नाम ही तो है, दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान दिए गए वो प्रावधान दंड को सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करते हैं। तो अगर नाम बदला जाए तो इसमें गड़बड़ भी क्या है? एक चीज जो 70% ठीक है उसे 100% ठीक कर दिया जाए, इसमें गलत क्या है? अब आप कहेंगे उसमें संशोधन कर देते हैं, तो संशोधन से समसामयिक चीजें जो लाई जानी चाहिए वो तो नहीं आ जाएंगे। आप कहेंगे ए बी सी और डी इससे जोड़ देते हैं। तो अगर ओवरऑल एक बार सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए सिरे से आपराधिक कानून बना दिए जाए तो इसमें भी क्या गलत है? हम लोगों ने सीआरपीसी देखी थी जिसे बीएनएसएस कहते हैं, वहां नया प्रावधान ये लाए थे कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी विचारण ऐसे चलेगा मानो वो उपस्थित है और उसे दोषसिद्ध किया जा सकेगा। और इस उपबंध से बड़ी सहायता मिलेगी। आज आप दाऊद इब्राहिम को पकड़ भी लो, आप आज जकीउर रहमान लखवी को पकड़ भी लो, वो हमें मिल भी जाएं, तो जब तक हम उनके दोष को सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक उन्हें दंडित ये तो नहीं कर सकते। उन्हें दोष सिद्ध करने नहीं चाहिए साक्ष्य। तो जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ साक्ष्य भले ही मिल जाए क्योंकि वो ठीक है बंबई बमकांड में वांटेड है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कहां से साक्ष्य लाओगे? वो तो बरसों पहले हिंदुस्तान से चले गए और उनके खिलाफ जितने साक्षी होंगे उनमें से अधिकांश तो मर गए होंगे। तो अभी हम उन्हें वांटेड तब भी कह रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो शायद दोषमुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब बीएनएसएस उसमें 300 जो पुरानी सीआरपीसी है 300 से लेकर 327 तक के जो प्रोविजन थे उसकी जगह पर जो प्रोविजन आए हैं वहां पे हम लोगों ने देखा था नया प्रोविजन आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में भी दोषसिद्ध किया जा सकेगा और जब वो गिरफ्तार होगा और साक्षी होंगे तो अपील, ठीक है, अगर साक्षी होंगे तो दोबारा ट्रायल कराया जा सकता है, अन्यथा वो सिर्फ अपील कर सकेंगे और कुछ भी नहीं। और अपील करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सरेंडर करना होगा। तो ये समसामयिक जरूरत है, इसके लिए नए सिरे से अधिनियमन यही ठीक था और यही न्याय संहिता की बात है।
भारतीय दंड संहिता, ये नाम ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस बात की सूचना देता है कि ये शासकों के द्वारा बनाई गई संहिता है। और जब देश में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ठीक है, यानी देश के जो शासक हैं उन्होंने अपने को सेवक घोषित किया हो, जो संवैधानिक भावना के अनुरूप भी है, तो उस समय जो देश की प्रमुख दांडिक विधि है उसके केंद्र में भी नागरिक यही होना चाहिए, उसके केंद्र में दंड नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि न्याय ये ऐसी अवधारणा है जिससे दोनों को लाभ होगा, और राज्य दंड नहीं देता। दंड देना बदले की भावना का परिचय है। राज्य दंड नहीं देता, राज्य दंड देकर न्याय करता है। उसके साथ भी जिसे आपराधिक कृत्य से पीड़ा हुई है, और उसके साथ भी जिसने ये आपराधिक कृत्य किया है, क्योंकि दंड देने के पीछे अवधारणा क्या है? दंड देने के पीछे अवधारणा यह है कि दंड पाने के बाद व्यक्ति निर्दोष हो गया, तो राजदंड ये व्यक्ति को निर्दोष बनाने की प्रक्रिया है। अब उसे ईश्वर के यहां कोई दंड ये प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने कर्मों का भुगतान ये यही कर लिया। हाँ ठीक है, वो एक ठीक आदमी नहीं, ये प्रमाणित हुआ है। इसलिए बहुत से सिविल अधिकार उसके पास से चले जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चुनाव नहीं लड़ पाएगा या अन्य बहुत सारे काम है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन दंड मिलने के बाद उस पर्टिकुलर कार्य के दायित्व से वो मुक्त माना जाएगा, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर कार्य के दायित्व से वो मुक्त न माना जाए तो दंड पा जाने के बाद भी उसकी गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात वो कहीं आए तो सूचना दे, कहीं जाए तो सूचना दे, ऐसा कुछ भी एक बार दंड पाने के बाद नहीं किया जाता। वो बहुत सारे सिविल अधिकारों के लिए निर्योग्य हो सकता है, लेकिन दंड पाने के बाद उस कार्य के प्रति उसका कोई दायित्व शेष रहता ही नहीं। तो दंड देकर राज्य उसे दंड नहीं दे रहा। दंड देना मीनिंग कर भाई ये कुछ बदला लेने जैसा दिखाई देता है। दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उससे कोई बदला लेना है, बल्कि दंड इसलिए ताकि उसके साथ न्याय हो सके, और उसके साथ भी न्याय हो जिसके प्रति उसने ये आपराधिक कृत्य किया था। तो केंद्र में न्याय ये होना चाहिए। इसलिए भारतीय न्याय संहिता नागरिकों को केंद्र में रखकर अधिनियमित की गई। दूसरा, समसामयिक जो बदलाव है, हमने आपसे जब ये भारतीय न्याय संहिता बनी भी नहीं थी तब से हम लगातार आपसे बात करते आए कि दंड का प्रथम सिद्धांत यही है कि उसे पाने वाला कुछ असहज ये अनुभव करे। अगर आपको दंड दिया जा रहा है और दंड देकर जिस परिस्थिति को उत्पन्न किया जा रहा है उसमें आप असहज अनुभव नहीं करते, तो हम अपनी संतुष्टि के लिए भले ही ये कह लें कि हमने आपको दंडित किया है, लेकिन वो दंड प्रभावकारी नहीं हो सकता। अर्थात वो आपके लिए व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न करेगा, आपको कहीं सुधार के रास्ते पर ले जाएगा, इसकी संभावना शून्य है। और यह आप रोज देखते हैं। एमवी एक्ट, इसके अंतर्गत 200 रुपए जुर्माना होने की दशा में आप कभी हेलमेट नहीं लगाते, जबकि वो आपकी सुरक्षा के लिए है।
लेकिन आप कभी भी कानून का पालन करने में कोई रुचि नहीं दिखाते, और जहां आपको जेल जाने की स्थिति होती है वहां आप इच्छापूर्वक या अनिच्छा से उस कानून का पालन करते हैं। क्यों? वो प्रभावकारी है, आप जेल की स्थिति में नहीं आना चाहते। तो छोटे अपराधों की दशा में हमारा सुझाव सदैव ये रहा कि 100, 200, 500 रुपए के जुर्माने के स्थान पर सामुदायिक सेवा, इसके दंड दिए जाने चाहिए, और ये दंड ज्यादा प्रभावी सिद्ध होंगे। आपको नाले की सफाई में लगाया जाए, आपसे कूड़ा ढुलवाया जाए, आपसे रास्ते पर झाड़ू लगवाई जाए, ये ज्यादा प्रभावी दंड सिद्ध होंगे। आपको इस बात का दंड दिया जाए कि अमुक जगह पौधारोपण करेंगे आप, और इतने बड़े पौधे अगर नहीं हुए तो रिस्टोर होगा दंड, आप कारावास में जाएंगे। ठीक है, हालांकि यह भी हो सकता है कि पौधे बीमारी कारण खत्म हो जाए, वो बात अलग है। यानी सतर्कता पूर्वक इस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, ये तो हमारा पहले से मत रहा है। तो जो सामयिक परिस्थिति है उसको न्याय संहिता या आपराधिक विधि में स्थान दिया जा सके, इसके लिए भी नई संहिता का अधिनियमन जरूरी है। दूसरा, जो नई प्रकार की गतिविधियां आतंकवादी करते हैं, मॉब लिंचिंग, इस प्रकार की जो चीजें आई, इनके कारण से भी नई संहिता का अधिनियमन जरूरी हो रहा था। और यही बात है उन्होंने ऑब्जेक्ट एंड रीजन के कथन संख्या 3 और 4 में कहे। जैसे अक्सर आप जाएंगे तो लोग कहेंगे जरूरत क्या थी तीनों अधिनियमों को बदल देने की, तो जरूरत क्या थी ये उसने बताया। एक और चीज, आप पूरी भारतीय न्याय संहिता पढ़िए तो क्या होगा, जैसे ही अपराधों का मामला शुरू होगा, पिछली आईपीसी में अपराध कहां से थे, 109 से। क्यों? अपराध की डेफिनेशन ये ऑलरेडी दी गई है, और अपराध की डेफिनेशन में क्या कहा, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय काम आईपीसी में पहले कहा था 109 में, जहां यह लिखा था कि यदि आप अपराध का दुष्प्रेरण करके दुष्प्रेरक की भूमिका में आते हैं तो आपको उतना ही दंड मिलेगा जितना अपराध के कर्ता को मिलेगा। तो इसके बाद में पहली बार जो सेक्शन कृत्य को दंडनीय बनाता था वो 109 में परिभाषित था। इसलिए आईपीसी इसके अंतर्गत अपराध 109 से शुरू हो रहे हैं। और ये कहां लिखा था, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, ये सेक्शन 40 था। अब भी वही स्थिति है, दुष्प्रेरण जहां से शुरू हो रहा है वहां से अपराधों की शुरुआत भारतीय न्याय संहिता में भी हो रही है। लेकिन आगे आप चलेंगे तो आईपीसी में स्थिति क्या थी कि जैसे ही दुष्प्रेरण के चैप्टर खत्म हुए उसके बाद 121 राज्य के विरुद्ध अपराध, और राज्य के विरुद्ध अपराध जैसे खत्म होते थे 130, 131 से आता था सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, उनके द्वारा किए जाने वाले अपराध। जैसे वो खत्म होते थे फिर क्या आता था, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। फिर जैसे वो खत्म होते थे फिर अन्य प्रकार के अपराध 161 से निरसित कर दिया था, ठीक है, लेकिन 165 से फिर शामिल था। फिर उसके बाद आदेशिकाओं का पालन न किए जाने पर अपराध, फिर फॉल्स एविडेंस, और सब होते करते मानव शरीर के विरुद्ध अपराध कहां शुरू होते थे, आगे 299।
आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो जो सबसे पहले करते हैं उसके बारे में माना यह जाएगा कि आपकी दृष्टि में वो सबसे महत्वपूर्ण है, माना यह जाएगा। और यही जो मानव गतिविधि है उसके संबंध में मान्यता भी यही है कि आदमी सबसे पहले वही करता है जो उसके दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो कानून बनाने चलेगा तो सबसे पहले जो प्रोविजंस में रखेगा वो बातें होंगी जिनके संबंध में कानून का होना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। तो आईपीसी की योजना देखें, वो शुद्ध विदेशी शासकों की मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले राज्य के विरुद्ध अपराध, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में नागरिक नहीं है, मरे तो मर जाए। आदमी उनके कंसीडरेशन में कहां पर है? 299 में। और राज्य उनके कंसीडरेशन में कहां है? जहां डेफिनेशन क्लास खत्म हुआ, जहां दुष्प्रेरण खत्म हुआ। और दुष्प्रेरण वो तो सारे ही अपराधों के लिए है। जैसे ही वो खत्म हुआ तत्काल जो सबसे पहली चिंता है उनकी राज्य के प्रति है, क्योंकि वो यहां राज करने आए हैं। उन्हें इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चिंता उनकी किस बात के प्रति है? लोक प्रशांति के संबंध में। तीसरी चिंता किसके प्रति है? लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में। इसके बाद इवन लोक न्यूसेंस, यह भी उनके दृष्टिकोण से महत्व की बात है। लेकिन नागरिक, इसका उनकी नजर में कोई महत्व है ही नहीं। ह्यूमन लाइफ, यह उनकी नजर में महत्व की बात ही नहीं है। ठीक है, स्त्री सम्मान, यह उनकी नजर में महत्व की बात ही नहीं है। 354, 376 कहां पर स्थान मिल रहा है? जरा देखें तो, और जरा न्याय संहिता की योजना को देखें तो आप देखें सबसेक्शन जो कथन संख्या 4 है, इसमें क्या कहता है? महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को अग्रता क्रम दिया गया है। अग्रता क्रम दिया गया। अब स्टेट की सोच बदल गई। अब जैसे ही दुष्प्रेरण के मामले खत्म हुए, तुरंत, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, उसको स्थान दिया है। तत्काल कत्ल भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बाद स्थान पाया है। ठीक है, सबसे पहले रेप, उसके बाद 354 आदि के मामले, और उसके बाद कहीं जाकर के हत्या। क्योंकि हत्या में नो डाउट व्यक्ति के शरीर का जो अधिकतम अतिक्रमण यह होता है, लेकिन कम से कम आदमी मर तो गया। जो जिंदा बचे वे उसके सगे संबंधी हैं। लेकिन जहां रेप जैसे मामले हैं, वहां तो जीवित व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा अतिक्रमण है कि उसे मानव की मान्यता न देते हुए वो अतिक्रमण किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि तो मर्डर से भी ज्यादा गंभीर मामला है। हालांकि फेमिनिज्म का प्रभाव यह भी है, क्योंकि आज फेमिनिज्म, ठीक है, ये सोचने के ढंग में शामिल हो चुका है। लेकिन ये सही भी है,
कि रेप अगर है, अब ये अलग, अब ये मत कहने लगिएगा, जिसके मैं पूरी उम्मीद है कि 10-5 कूद जरूर पड़ेंगे, कि वो झूठ लिखता है। झूठ लिखता ही सही है, लेकिन इसी के लिए तो अदालतें हैं कि झूठ और सच का फैसला हो। और अगर कोई झूठे बयान देकर किसी को सजा करा रहा है, तो इसमें सजा कराने वाले का दोष है, न कि कृत्य की गंभीरता। ये तो कम नहीं होती, कृत्य तो उतना ही गंभीर रहता है, ठीक है। तो उसे यह तो नहीं कहा जा सकता कि वो मर्डर की अपेक्षा कम गंभीर है, तो उतना ही। तो आप देखेंगे कि जब आईपीसी थी तो जो अग्रता क्रम है, जो प्रेफरेंस दिया गया है, वो प्रेफरेंस कुछ बता रहा है कि उसके अधिनियमन करने वाले किन बातों को अधिक महत्व का मानते थे। और भारतीय न्याय संहिता ये जो अधिनियमित होकर आई, इसे देखने से भी ये पता लग रहा है कि इसका अधिनियमन करने वाले कौन से अपराधों को अधिक गंभीर मान रहे हैं, और उसी हिसाब से अग्रता क्रम यहां अपराधों को दिया गया। तो भारतीय न्याय संहिता क्यों पारित हुई? ये ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में कथन संख्या 3 और 4 में बताया। उद्देशिका वो ये कहती है, अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उसमें आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। उद्देशिका में भी उन्होंने वो कारण बताए हैं जिस कारण से उन्होंने भारतीय न्याय संहिता या अधिनियमित किया। इसमें उन्होंने कहा अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करना तथा उससे संबद्ध या उसमें आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। जैसे पहले आप देखते थे 378 में चोरी की परिभाषा, 379 में चोरी के लिए दंड, फिर 380 निवास स्थान में चोरी, फिर 381 ठीक है सेवक अभिकर्ता आदि के द्वारा चोरी, और फिर 382 सदोष विरोध, मृत्यु या घोर उपाधि की तैयारी, इसे करने के साथ चोरी, ये था। अब उन्होंने क्या किया, 380, 381, 382 ये जो था, इसे संभवतः अभी हम देखे नहीं, 317 1, 2 और 3 इसमें एक साथ ले आए, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता है। यानी अलग अलग 381, 382, 383 नहीं रखा, बल्कि उपबंधों का समेकन कर दिया। 317 यही है ना, 305, 300 ठीक है, 305, 305 क्या है सबसेक्शन, अच्छा तीनों को एक साथ ले। तो एक जगह पर समेकन किया है, ठीक है। तो 305, 306, 307 तो हो गया, वो तो वैसे ही रहा। 378 और 379 को एक साथ, ठीक है, ये किया। तो अब 317 सबसेक्शन 1, 2 और 3 जरा ये देखो, ठीक है। जो भी आगे हम लोग देखते जाएंगे, जहां पर आएगा हम बताते भी जाएंगे। हाँ, यानी 411, 412, 413, 414 ये जो सेक्शन थे, इन सबको एक जगह ले आए। 317 सबसेक्शन 1, 317 सबसेक्शन 2, इस ढंग से उन्होंने क्या किया है, उपबंधों का समेकन ये किया है, और संशोधन जैसे 378 और 379 एक साथ कर दी, ठीक है। और
उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषय, इनके लिए अधिनियम। जैसे चोरी के साथ हम लोग छिनैती एक नया चीज लाए, वो चोरी से संबद्ध ही है। कैसे संबद्ध है देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो ये सारी जरूरतें हैं जिनकी वजह से भारतीय न्याय संहिता यह अधिनियमित हुई। और उद्देशिका में क्या लिख रहा है कि उपबंधों का समेकन, संशोधन, समेकन और संशोधन, उससे संबद्ध या उससे जो आनुषंगिक विषय उनके लिए अधिनियम। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता ये गठित हुई। और कहता है खंडों का टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करता है। तो वो तो हमेशा ही होता है हर विधि में, जो मार्जिनल नोट होता है, ठीक है ना। वो मार्जिनल नोट अंदर जो उपबंध दिए होते हैं उनकी सूचना देता ही देता है। वो इस अधिनियम में भी दिखाई दे रहा है। आगे कहता है विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो उपरोक्त जो उद्देशिका में बताए और जो ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, ऑब्जेक्ट एंड रीजंस तो कारण बता रहा कि इस वजह से हमने पारित किया, और उद्देशिका में जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। अब फॉर्मली भारतीय न्याय संहिता ये प्रारंभ हो रही, तो वही संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, हर अधिनियम का होता है और हर अधिनियम का नाम होता है। यह विशेषता अधिनियम की जिसने सबसे पहले बताई वो बेंथम है। बेंथम ने जो कानून की विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कई बार यह बात बताई गई है कि बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं। और बेंथम का जोर इस बात पर है, और बेंथम का ही नहीं, विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रत्येक विचारक, कि कानून जो है उसका अध्ययन होना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के व्यक्तियों के समक्ष प्रश्न भी एक ही है कि कानून जो है उसकी पहचान तो बताइए। कानून आप कहते हैं, कानून जो है उसका अध्ययन करेंगे, तो पहचाने कैसे कानून जो है उसे? क्योंकि जब पहचान लेंगे, अध्ययन तो तभी संभव है। तो अगर आप ये कहते हैं कि कानून जो है उसका अध्ययन होना चाहिए, तो आप ही बताएंगे कि कानून क्या है। आप सिर्फ इतना कहकर चुप नहीं हो सकते कि कानून वो है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। आप सिर्फ ये कहकर शांत नहीं हो सकते कि मानव आचरण को विनियमित, रेगुलराइज करने के लिए कानून का जन्म होता है, या वो नियम जो मानव आचरण को विनियमित करता है वो कानून है। ये नहीं कह सकते आप। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मानव आचरण को विनियमित करने का काम सिर्फ कानून करता हो, ऐसी बात ही नहीं है। समाज में अन्य प्रकार के नियम हैं जो मानव आचरण को विनियमित करते हैं, ठीक है। सिर पर आप गमछा या तो ये बांधते हैं, ये पगड़ी ये पहनते हैं, ये टोपी, ठीक है, ये पहनते हैं। शर्ट सिर पर बांधकर ये तो नहीं घूमते आप, ठीक है, मना भी नहीं है, कानूनन कोई अपराध भी नहीं है। अगर जूते कानों में लटकाकर आप चले तो कोई सजा तो होने वाली नहीं, लेकिन नहीं करते हैं आप ऐसा। क्यों? फैशन संबंधी विधि आपको इसकी इजाजत नहीं देती, ठीक है ना। जो फैशन की विधि है वो इसकी इजाजत नहीं देती। पुरुष फ्रॉक पहनकर नहीं निकलेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। स्त्रियां सिर नहीं घुटवाएंगी, ऐसा भी कोई कानून नहीं है। लेकिन सौंदर्य संबंधी जो विधियां हैं वो इसकी इजाजत नहीं देती।
पुरुष लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, ये भी कोई कानून नहीं है, लगाओ आप, लेकिन नहीं लगाते लोग। इसके मतलब ये हुए कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट सिर्फ कानून नहीं करता, वो कानून जिसके संबंध में बेंथम ये कह रहे हैं कि ये कानून है इसलिए इसका अध्ययन होना चाहिए, उस कानून के अलावा भी बहुत कुछ है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। हमने जानबूझकर नैतिकता के उदाहरण नहीं दिए क्योंकि उसके बारे में आपको मालूम है, मां बाप के पैर छूना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, आदि आदि, ये नैतिकता के नियम हैं और ये भी मानव आचरण को विनियमित करते हैं। लेकिन ये बात इतनी घिसी पिटी है कि इसे कोट करना हमने उचित ही नहीं जाना। लेकिन अन्य विधियां भी हैं, ठीक है, अन्य विधियां तो न कहें लेकिन अन्य नियम भी हैं जिनमें विधि जैसा लक्षण दिखाई देता है। ऑस्टिन आगे क्लासिफिकेशन करता है इसी बात का कि विधियां दो प्रकार की हैं, एक वे जो सच्चे अर्थों में विधि हैं और दूसरी वे जिनमें विधि का लक्षण दिखाई देता है, जो लाक्षणिक विधि उसने कहा है उसे। तो अब जब ऐसे नियम भी हैं जिनमें विधि जैसे लक्षण है और विधि के नियम ये भी हैं, तो यू मस्ट, ठीक है, आप कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर बताएं जिससे हम ये जान सकें कि विधि क्या है, क्योंकि आपका जोर ही है कि विधि जो है उसका अध्ययन होना चाहिए। तो हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में देखा था, बेंथम ने 9 से 10 विशेषताएं ये बताई थी किसकी, कानून की। और एक चीज और समझिए, शिक्षा ये दी नहीं जाती है, ये ली जाती है। आप कितना भी किसी को शिक्षा दो, अगर वो लेना नहीं चाहेगा तो आप उसे दे ही नहीं पाएंगे। ये बड़ी भारी गलतफहमी है समाज में कि राज्य को, ये शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। सही बात तो यह है कि शिक्षा छोड़िए, कुछ भी किसी को दिया ही नहीं जा सकता जब तक वो लेने को तैयार ना हो। और यही कारण है कि हिंदुओं में दान के साथ दक्षिणा ये देने का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि दान ये संभव नहीं जब तक लेने वाला उसे स्वीकार ना करे। तो जो दाता है वो आदाता का आभार मानता है कि उसने उसके दान को स्वीकार किया, अन्यथा दाता का दान संबंधी कृत्य अधूरा रह जाता है। और आदाता के इस सहयोग के लिए जो उसने दाता की इच्छा पूर्ति में किया है, दान को स्वीकार करके, दाता कृतज्ञता का ज्ञापन करता था और दान के अतिरिक्त उस सहयोग के बदले उसे दक्षिणा भी देता था। अगर न ले तो तुम कैसे दे दोगे? और ऐसे अनेकों लोग हुए जिन्होंने दान स्वीकार करने से मना कर दिया। बताते तुलसीदास को अकबर ने संदेश भेजा, ठीक है, तो उनका उत्तर ये था कि हम तो चाकर राम के, कि हम तो राम के नौकर हैं, अब किसी आदमी की क्या ही नौकरी करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, सब आपकी तरह लोलुप नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी दिया ही नहीं जा सकता जब तक लेने वाला ये तैयार ना हो। और शिक्षा के साथ एक और बात है कि शिक्षा ये आप ही प्राप्त करेंगे, इसे तो कोई दे ही नहीं सकता।
ये बात ही गलत है। जैसे शिक्षा दी जाती है तो पहली बात तो ये कि आप लेने को तैयार होंगे, तभी शिक्षा सहित कुछ भी दिया जा सकेगा, अन्यथा कुछ भी देना संभव नहीं। शिक्षा तो बहुत दूर बात है, और शिक्षा के संबंध में तो और भी गजब है कि शिक्षा ये तो आप ही लेंगे, आप ही लेंगे मीनिंग देर भाई, शिक्षा कोई आपको नहीं दे सकता। इसीलिए कहा जाता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये बताइए। तो आप शिक्षा लेते हैं कहानी से तो आपको मिलती है। कहानी हमने आपको सुना दी, कहानी से क्या है, कहानी से जानकारी आप तक पहुंची है। किसकी? सिद्धांत की। सिर्फ जो कुछ शिक्षा के नाम पर आपको दिया जाता है वो सिर्फ जानकारी है। किसकी? सिद्धांतों की। और जब उन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और वो सिद्धांत सत्य पाए जाते हैं तो वे सिद्धांत आपके लिए शिक्षा बन जाते हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ मिलता है वो सिर्फ जानकारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो जानकारी जब आप जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और वो सत्य सिद्ध हो, तब मानिए कि आप जानकार या शिक्षित हुए। उससे पहले आप जानकार या शिक्षित ये हुए ही नहीं। आपके पास सिर्फ जानकारी है। जानकार होना और जानकारी होना ये दो अलग अलग बातें हैं। जानकार होने का अर्थ है जानकारी और आप अब अलग अलग नहीं है, एक ही हो गए। और जानकारी है आपके पास, इसका मतलब आप में और जानकारी में भी दूरी है। अभी जानकारी और आप एक नहीं हुए। तो अगर बेंथम ने कोई लक्षण विधि के बताए हैं तो अगर इस विधि में बेंथम के लक्षण नहीं पाए जा रहे तो या तो बेंथम गलत है और या आपने बेंथम को जाना नहीं। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़े हुए हैं और बेंथम से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी शिक्षा आपने पा ली। ये तभी कहा जाएगा जब बेंथम के बताए गए जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहां इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ये बात आपकी समझ में आ जाए। तो बेंथम ने कहा था कि जब कोई विधि होगी तो उसका एक नाम होगा, ये एक विधि है। तो बेंथम की वो बात आपको यहां दिखाई देगी कि इसका एक नाम है। बेंथम ने कहा था कि अगर कोई विधि होगी तो उसके लागू होने का कोई क्षेत्र होगा, ठीक है, उसके लागू होने की कोई निश्चित तारीख होगी और उसकी एक निश्चित विषय वस्तु होगी। वो सारी चीजें आपको यहां दिखाई देती हैं। कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। इसी लाइन के आधार पर 105 सबसेक्शन 2 शायद है, 106 सबसेक्शन 2, उसका प्रवर्तन अभी भी रोका गया है। शेष भारतीय न्याय संहिता कब से? 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आ गई। और ये किसको किसको लागू होती है, किस क्षेत्र को लागू होती है, ये भी अगले सबसेक्शंस में बताया गया है। तो अगले सबसेक्शन पर बात हम लोग कल करेंगे। आज जो इंट्रोडक्टरी शुरुआत करनी थी वो हो गई, शेष बात हम लोग कल करेंगे। देखें।